नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी और स्वागत है आप सभी का हैप्पी एक्सप्लेन्स में। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द मेज रनर। ये कहानी है कुछ लोगों की जिन्हें एक जानलेवा मेज बोले तो एक भूल भुलैये में डाल दिया जाता है, जहाँ से निकलना करीब करीब इम्पॉसिबल है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सके तो इस कहानी को एंड तक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि इसकी एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी की शुरुआत में अपन एक लड़के को देखते हैं जिसे एक लिफ्ट के थ्रू इस मेज में भेजा जाता है। यहाँ पहले से ही कई सारे लोग थे जो पिछले कितने महीनों से और कुछ तो पिछले कुछ सालों से इस मेज में फंसे हुए हैं। ये लोग इस लड़के को लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। इसे ना ही अपना नाम याद होता है और ना ही अपनी पहचान याद होती है। बाहर आने के बाद ये लड़का वहां से भागने लगता है, पर थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखता है कि जिस जगह पर वो है वो चार बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ होता है। दरअसल ये जगह एक ग्लेड होता है जो पूरे मेज के बीचों बीच होता है और जहाँ पर वो सारे लोग एक छोटी सी बस्ती बनाकर रहते हैं। वो लोग इस लड़के को एक झोपड़ी में बंद कर देते हैं और यहाँ पर इससे मिलने के लिए एल्बी आता है जो कि इस बस्ती का इंचार्ज होता है। एल्बी इस लड़के से उसका नाम पूछता है। उसे उसका नाम पता नहीं था। वो काफी पैनिक हो रहा था क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। एल्बी उसे शांत करता है और कहता है कि ये सिचुएशन उन सब के साथ हुआ है जब वो यहाँ पर नए नए आए थे। वो ये भी कहता है कि कुछ समय बाद उसे उसका नाम याद आ जाएगा। अब एल्बी इस लड़के को ग्लेड का टूर करवाता है। ये लोग यहाँ सर्वाइव करने के लिए खाना, पानी और घर का इंतजाम खुद करते हैं और बाकी जरूरत की चीजें हर महीने एक बॉक्स में भेजी जाती हैं। इस बॉक्स के थ्रू हर महीने एक नए लड़के को मेज में शामिल किया जाता है और इस महीने उस बॉक्स के साथ ये लड़का आया होता है। ये बॉक्स कौन भेजता है और इन्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया है वो किसी को नहीं पता होता। ये लड़का एल्बी से उन दीवारों के दूसरी तरफ के बारे में पूछता है। एल्बी कहता है कि यहाँ हमारे सर्वाइव करने का बस 3 रूल है। पहला, अपने हिस्से का काम करो। दूसरा, किसी के साथ लड़ाई मत करो। और तीसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी भी दीवार के दूसरी तरफ मत जाओ। इसके बाद एल्बी इस लड़के को चक के साथ भेज देता है। चक एक 12-13 साल का बच्चा है और यहाँ वो उस लड़के के लिए एक बेड तैयार कर रहा था। इस लड़के की नजर उस दीवार में बने गेट पर पड़ती है जो खुली थी। वो गेट के पास जाने लगता है और यहाँ वो 2 लोगों को दीवार के दूसरी तरफ से आता हुआ देखता है, जिसमें से एक का नाम बेन होता है और दूसरे का नाम मिन्हो होता है। ये दोनों रनर्स हैं। ये रनर्स क्या होता है वो आपको आगे पता चलने वाला है। ये लड़का उस गेट की तरफ जाने लगता है। हालांकि चक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनता और तभी वहाँ पर गैली आता है और वो उसे जोर का धक्का मारता है। इसी के साथ एल्बी और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये लड़का गुस्सा होकर सबसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे दीवार के उस तरफ के बारे में क्यों नहीं बताते। एल्बी उससे कहता है कि ये सब उसकी भलाई के लिए है और तभी वो गेट बंद होने लगता है। दरअसल ये गेट सुबह अपने आप खुलता है और रात को अपने आप बंद हो जाता है और गैली ने इस लड़के को धक्का देकर उसकी जान बचाई होती है। अब वो सारे अपने अपने काम पर चले जाते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सब काफी मजे कर रहे होते हैं। वहीं वो नया लड़का न्यूट के साथ बैठा होता है। न्यूट एल्बी का खास है और उसकी नामौजूदगी में वही यहाँ का इंचार्ज होता है। यहाँ न्यूट इस लड़के को मिन्हो और बेन के साथ साथ बाकी रनर्स के बारे में बताता है। दरअसल ये रनर्स कुछ लोगों की एक टीम होती है जो पूरे ग्लेड में सबसे तेज होते हैं। वो रोज सुबह गेट खुलने के बाद मेज के अंदर जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा ये लोग पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं, पर आज तक इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि रोज रात को गेट बंद होने के बाद मेज चेंज हो जाती है और अगर गेट बंद होने से पहले वो ग्लेड के अंदर नहीं आए और मेज में ही रह गए तो वो रात उनकी आखिरी रात हो जाती है, क्योंकि गेट के बाहर कुछ खतरनाक क्रिएचर होते हैं जिन्हें ग्रीवर्स कहा जाता है और उनसे बचना नामुमकिन है। अब कहीं ना कहीं इस लड़के के अंदर रनर बनने की इच्छा जाग रही थी क्योंकि ये बहुत क्यूरियस था उस दीवार के दूसरी तरफ क्या है उसके बारे में जानने के लिए। अब न्यूट इसे पार्टी में शामिल करता है और लोगों से मिलवा रहा होता है। इसी बीच गैली इसे एक गेम खेलने के लिए लुलकारता है जिसमें एक आदमी को दूसरे आदमी को एक सर्कल के बाहर पुश करना होता है। इस गेम के दौरान अचानक से इस लड़के को याद आता है कि इसका नाम थॉमस है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खुशी से उछलने लगता है। बाकी लोग भी थॉमस की खुशी में शामिल होते हैं और आज रात ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह एल्बी थॉमस को चुपके से उठाता है और उसे दीवार के पास लेकर जाता है। दरअसल इस दीवार पर उन सभी के नाम लिखे हुए थे जो इस ग्लेड के मेंबर हैं। एल्बी थॉमस को एक चाकू देता है और उसे भी अपना नाम दीवार पर लिखने को कहता है। यहाँ इस दीवार पर कुछ ऐसे भी नाम थे जिन पर कट का निशान बनाया हुआ था, जिसका मतलब था कि वो लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस न्यूट के साथ कुछ खेती का काम कर रहा था और साथ ही वो उसे काफी सवाल भी कर रहा था। इसलिए न्यूट थॉमस को जंगल से फर्टिलाइजर्स लेने के लिए भेज देता है। जब थॉमस जंगल के अंदर जाता है तो यहाँ उसके सामने बेन होता है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो थॉमस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा, ये सब तुमने किया है। थॉमस को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। बेन भी उसके पीछे भागता है, पर ग्लेड के बाकी लोग बेन को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जब कल बेन और मिन्हो मेज में गए थे तब किसी ग्रीवर ने बेन को डंक मार दिया था और अब वो बच नहीं सकता क्योंकि बेन इन्फेक्टेड हो चुका है और दूसरों के जान का दुश्मन बन चुका है। इसीलिए आज शाम गेट बंद होने से पहले ग्लेड के सभी लोग बेन को गेट के
उस तरफ फेंक देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गैली उस दीवार पर से बेन का नाम काट रहा होता है। वहीं थॉमस, चक, एल्बी और बाकी सारे काफी उदास थे। अगली सुबह एक भयानक सपने की वजह से थॉमस की नींद खुलती है। दरअसल सपने में उसने कुछ डॉक्टर्स को देखा होता है जो उसका इलाज कर रहे थे और साथ ही उसके साथ एक लड़की भी थी। यहाँ थॉमस देखता है कि गेट खुलते ही मिन्हो और एल्बी मेज के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यूट एक पेड़ काट रहा था। वहीं चक और थॉमस भी बैठे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मेज में फंसने वाला सबसे पहला बंदा एल्बी था और न जाने किस तरह से उसने इतने बड़े ग्लेड में एक पूरा महीना गुजारा होगा और इसीलिए न्यूट और बाकी उसका कहना मानते हैं। वेल, अब कहीं ना कहीं थॉमस भी इन ग्लेडर्स के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहा था और वो भी न्यूट के साथ पेड़ काटने लगता है। काफी शाम हो चुकी होती है पर अब तक एल्बी और मिन्हो मेज से वापस नहीं लौटे थे। सारे ग्लेडर्स उनका इंतजार गेट के पास कर रहे थे। थॉमस कहता है कि हम में से किसी को उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए पर गैली मना कर देता है और उससे कहता है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। वो गेट अब बंद होने लगता है और ये लोग और परेशान होने लगते हैं पर तभी ये देखते हैं कि मिन्हो एल्बी को कंधे पर उठाकर ला रहा होता है। वो गेट अब पूरी तरह बंद होने के कगार पर थी और मिन्हो और एल्बी अब भी दूर थे। थॉमस बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उस गेट के उस तरफ चला जाता है। हालांकि न्यूट और चक उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर अब तक वो गेट बंद हो चुकी थी। अब मिन्हो, एल्बी और थॉमस को पूरी रात मेज में बितानी होगी और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ ग्रीवर्स घूमते हैं और एल्बी को भी एक ग्रीवर ने ही डंक मारा होता है। ये दोनों एल्बी की बॉडी को वहीं मेज के दीवारों पर झाड़ियों में छुपा रहे थे पर तभी वहाँ पर एक ग्रीवर आने लगता है। मिन्हो थॉमस से भागने को कहता है पर अब तक एल्बी की बॉडी फिक्स नहीं हुई थी। हालांकि मिन्हो थॉमस को छोड़कर भाग जाता है और वो ग्रीवर अब उसके काफी पास आ चुका था पर वो उन्हीं झाड़ियों में छुप जाता है और वो ग्रीवर वहां से पास हो जाता है। अब थॉमस जैसे तैसे एल्बी की बॉडी को फिक्स कर देता है पर वो ग्रीवर फिर से वहां पर आ जाता है और यहाँ हमें एक चेजिंग देखने को मिलती है जहाँ वो ग्रीवर थॉमस को डंक मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। काफी देर तक भागा दौड़ी करने के बाद मिन्हो भी थॉमस को ज्वाइन कर लेता है और ये दोनों मेज के एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहाँ दो दीवार एक दूसरे में चिपकने वाले थे। यहाँ थॉमस काफी चालाकी से उस ग्रीवर को उन दीवारों के बीच में फंसाकर मार देता है। अब अगली सुबह चक, न्यूट और बाकी सारे गेट के पास उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। चक को थॉमस पर भरोसा था कि वो वापस लौटेगा और ऐसा ही होता है। गेट खुलने के बाद थॉमस और मिन्हो एल्बी को लेकर वापस ग्लेड के अंदर आते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि आज तक कोई भी मेज में रात नहीं गुजार पाया है। वेल, एल्बी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी इसीलिए उसे झोपड़े के अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। वहीं गैली और बाकी सब में थॉमस को लेके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे क्योंकि उसने रूल तोड़ा होता है और गैली उसे पनिश करना चाहता था। और तभी उन्हें उस लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है जिससे हर एक महीने के बाद बॉक्स के साथ कोई मेंबर आता है। पर अभी तो थॉमस और उसके साथ आए बॉक्स के बस 3 ही दिन हुए होते हैं। ये सारे वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि इस बार एक लड़की को मेज में भेजा गया है और उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि ये आखिरी मेंबर होगी, इसके बाद किसी को नहीं भेजा जाएगा। तभी वो लड़की एक पल के लिए होश में आती है और थॉमस का नाम पुकार कर वापस बेहोश हो जाती है। वेल, ये एक प्रॉब्लम था क्योंकि अगर वो बॉक्स अब नहीं आया तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर थॉमस और मिन्हो मेज के अंदर जाते हैं उस ग्रीवर की लाश चेक करने के लिए और इस बार इनके साथ 3 और लोग जाते हैं। वहां उन्हें उस ग्रीवर की लाश से एक अजीब सी डिवाइस मिलती है जिसमें एक रेड कलर का लाइट बीप कर रहा था और इस डिवाइस पर वही नंबर्स लिखे थे जो उस बॉक्स पर लिखे होते हैं। इसका मतलब था कि जिन्होंने उन सबको वहां कैद करके रखा है उन्होंने ही उन ग्रीवर्स को बनाया होता है। ये लोग उस डिवाइस को लेकर वापस से ग्लेड के अंदर आते हैं और यहाँ थॉमस सबसे कहता है कि कल वो फिर से मेज के अंदर जाने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिवाइस उन्हें रास्ता दिखाएगी। पर यहाँ भी गैली न्यूट के साथ थॉमस को पनिशमेंट देने के लिए आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है। वेल, न्यूट थॉमस को एक बहुत ही छोटी सी पनिशमेंट देता है जहाँ आज की रात उसे एक झोपड़े में बिना खाने के रहना पड़ेगा और साथ ही उसे कहता है कि कल सुबह से तुम एक रनर हो। थॉमस ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि जब से वो यहाँ आया है एक रनर बनना चाहता है। इसके बाद मिन्हो थॉमस को जंगल के अंदर एक सीक्रेट झोपड़े में लेके जाता है जहाँ केवल वो और एल्बी आते हैं और यहाँ पर वो उसे इस पूरे मेज का मैप दिखाता है। दरअसल पिछले 3 सालों से वो रोज इस मेज की स्टडी करता आ रहा है। इस मेज के 8 सेक्शन होते हैं और रोज रात को ये सेक्शन एक फिक्स्ड पैटर्न पर चेंज होते हैं और अगले दिन दूसरा सेक्शन ओपन होता है, जिसका मतलब है कि अगर आज मेज का सेक्शन 3 खुला है तो कल कोई और सेक्शन खुला होगा। वेल, यहाँ इन्हें जो डिवाइस मिली होती है उस पे 7 लिखा था तो थॉमस को डाउट होता है कि सेक्शन 7 में उसे जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इन्हें बताते हैं कि वो लड़की होश में आ गई है। जब थॉमस वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की एक टावर पर चढ़कर सब पर पत्थर और बर्तन फेंक रही थी। थॉमस उसे अपना नाम बताता है और वो रुक जाती है। अब वो उस टावर पर चढ़ता है और उसे शांत करता है। वो लड़की भी थॉमस की बातें मानती है। इस लड़की का नाम टेरेसा होता है और उसे उसका नाम बराबर याद था पर उसकी मेमोरी याद नहीं थी। यहाँ बातों ही बातों में टेरेसा थॉमस से वही सारी बातें बताती है जो उसने अपने सपने में देखा होता है और जो लड़की उसके सपने में आई थी वो टेरेसा ही थी, जिसका मतलब था कि वो थॉमस का सपना नहीं था, वो सच था। यहाँ पर हमें ये एहसास होता है कि टेरेसा और थॉमस एक जैसे हैं पर वो
सबसे अलग हैं। टेरिसा थॉमस को 2 सिरिंज देती है जो उसके पॉकेट में था और जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वेल थॉमस उस सिरिंज को लेकर एल्बी के पास जाता है और न्यूट को रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये दवाई दे दे। हालांकि न्यूट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो एल्बी को वो दवा दे देते हैं। अब आज की रात पनिशमेंट के मुताबिक थॉमस को झोपड़े में बंद कर दिया जाता है। थॉमस गैली से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। गैली कहता है कि जब से वो यहाँ आया है तब से सब कुछ गलत हो रहा है और उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब देर रात चक थॉमस के लिए छुपाकर खाना लाता है और ये दोनों बातें करते हैं। इसी दौरान थॉमस की नजर चक के हाथ में एक खिलौने पर पड़ती है। दरअसल चक ने वो खिलौना अपने पेरेंट्स के लिए रखा होता है ताकि बाहर आने के बाद वो उन्हें ये दे सके। वो कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स याद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मिस नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो मुझे जरूर मिस करते होंगे। चक थॉमस को वो खिलौना देता है और कहता है कि बाहर जाकर तुम ये मेरे पेरेंट्स को दे देना, पर थॉमस उसे वो खिलौना वापस कर देता है और भरोसा दिलाता है कि वो उसे जरूर बाहर निकालेगा। अगली सुबह मीनू और थॉमस फिर से मेज के अंदर जाते हैं और सेक्शन 7 तक पहुंचते हैं, पर आज सेक्शन 7 खुला होता है, लेकिन पैटर्न के मुताबिक आज सेक्शन 7 को बंद होना चाहिए था। खैर ये दोनों सेक्शन 7 के अंदर जाते हैं और थोड़ा आगे चलने पर वो जो डिवाइस थी एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें डायरेक्शंस दिखाने लगती है। वेल ये दोनों उस डायरेक्शंस को फॉलो करते करते सेक्शन 7 के एक जगह पर पहुंचते हैं जहां के बारे में मीनू को पिछले 3 सालों में कभी भी पता नहीं चला। यहाँ पर पहुंचते उस डिवाइस की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और उनके सामने का दीवार ऊपर की तरफ खिसकता है और एक नया दरवाजा उनके सामने खुलता है। वेल जब ये दोनों उस दरवाजे तक पहुंचते हैं तब उसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है और एक सायरन बजने लगता है, जिसका मतलब था कि मेज फिर से चेंज हो रही थी। ये दोनों वापस ग्लेड की तरफ भागते हैं और काफी मुश्किलों का सामना करके गेट बंद होने से पहले ग्लेड पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये दोनों सबको उस नए गेट के बारे में बताते हैं, पर यहाँ भी गैली उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है कि हो सकता है उस गेट के दूसरी तरफ ग्रीवर्स का घर हो। पर तभी वहाँ पर टेरिसा आती है और सबसे कहती है कि एल्बी को होश आ गया है। ये लोग एल्बी के पास जाते हैं और यहाँ एल्बी थॉमस से कहता है कि मुझे सब याद आ गया है, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा, तुम हमेशा वहाँ थे, तुम उनके साथ मिले हो। वेल आपको याद होगा जब बेन को ग्रीवर ने डंक मारा था उसने भी थॉमस से यही बातें कही थी। अब जब तक ये बातें क्लियर हो पाती बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दरअसल रात हो जाने के बावजूद वो गेट अब तक बंद नहीं हुई थी और यहाँ बाकी के 3 दीवारों में से भी एक एक गेट खुलने लगता है और जब तक ये लोग कुछ समझ पाते उन गेट्स से काफी सारे ग्रीवर ग्लेड के अंदर आने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये हमला काफी देर तक चलता है और इसके दौरान पूरा ग्लेड तबाह हो जाता है। कई लोगों की जान भी चली जाती है और आखिर में वो ग्रीवर एल्बी को मारकर वहां से चले जाते हैं। मरते मरते एल्बी थॉमस से कहता है कि इन सब को यहाँ से सिर्फ तुम ही बाहर निकाल सकते हो। ग्रीवर्स के जाने के बाद गैली थॉमस के पास आकर उसे मारने लगता है क्योंकि एल्बी की बातों से उसे लगता है कि थॉमस उन लोगों में से है जिन्होंने उन्हें इस मेज में फंसाया है और अब वो सब कुछ खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। वेल थॉमस भी इस बात से परेशान था और इसे क्लियर करना चाहता था, इसीलिए वो बातों को याद करने के लिए ग्रीवर के एक डंक को अपने शरीर में घुसा देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह थॉमस को होश आता है और उसे सब कुछ याद आ चुका था। दरअसल टेरिसा और थॉमस उस कंपनी के लोगों के साथ काम करते थे जिन्होंने उन लोगों को इस मेज में डाला है। इस मेज में जितने भी लोग फंसे थे उन सभी पर बचपन से ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और फिर धीरे धीरे सबको मेज में डाला गया। ये मेज उन सब के लिए एक तरह की टेस्ट है। थॉमस और टेरिसा को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस मेज में क्यों भेजा गया है। वेल न्यूट उनसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम एक हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ इनके पास एक और प्रॉब्लम आ गई थी। दरअसल गैली ने बाकी ग्लेडर्स को थॉमस की बातों पर भरोसा ना करने और उसे यहाँ से भगाने के लिए कन्विंस कर लिया होता है, सिवाय न्यूट, चक और मीनहो के। इन तीनों को थॉमस पर पूरा भरोसा था। थॉमस गैली और बाकी ग्लेडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ लोग थॉमस के साथ आने को तैयार हो जाते हैं, पर गैली और बाकी के कुछ लोग थॉमस के साथ नहीं आते। वेल अब थॉमस, टेरिसा, मीनहो, न्यूट और चक के साथ साथ बाकी लोग भी मेज के अंदर जाते हैं। थॉमस और मीनहो सभी को सेक्शन 7 के उस नए वाले दरवाजे तक ले जाते हैं, पर यहाँ पर एक ग्रीवर होता है। मीनहो चक को वो डिवाइस देकर टेरिसा के साथ पीछे रहने को कहता है और बाकी के सभी लोग उस ग्रीवर पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये सब मिलकर उस ग्रीवर को मार देते हैं, पर इसके बाद 2-3 ग्रीवर्स और वहां पर आ जाते हैं। थॉमस टेरिसा और चक को वो गेट खोलने को कहता है और इधर ये सारे उन ग्रीवर्स को संभाल रहे थे। उस गेट को खोलने के लिए 8 डिजिट का एक कोड चाहिए था। टेरिसा थॉमस से वो कोड पूछती है। थॉमस बड़ी आसानी से समझ जाता है कि इस मेज के 8 सेक्शन जिस पैटर्न में है वही इस गेट का कोड है। मीनहो टेरिसा को वो कोड बताता है। टेरिसा वो कोड एंटर करती है और वो गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही वो दीवारें जो ऊपर की तरफ उठी थी उन ग्रीवर्स के ऊपर गिर जाती हैं और ये लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। गेट के दूसरी तरफ ये लोग एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं और थोड़ा आगे चलने पर इनके सामने एक दरवाजा था जिस पर एग्जिट लिखा हुआ था। वेल ये सब इतनी आसानी से बाहर निकल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। अब ये सारे उस दरवाजे के दूसरी तरफ उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ से इस पूरे मेज को कंट्रोल किया जा रहा था और उन सब पर नजर रखा जा रहा था।
पर यहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स थे वो मारे जा चुके थे, उन सभी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। यहाँ थॉमस एक बटन दबाता है और उसके सामने एक वीडियो चलने लगती है। इस वीडियो में डॉक्टर ईवा पेज, जो कि इस टेस्ट की हेड हैं, इन्हें बताती हैं कि इनके साथ जो भी किया गया उसका कुछ रीजन था। दरअसल सन हमारी अर्थ को जला रहा है और इसमें लाखों लोगों की जान चली गई है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया है जो दिमाग पर कब्जा कर लेता है और जिसका कोई हल नहीं है। ईवा कहती है कि तुम लोग हमारे लिए बहुत खास हो, अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तो बस शुरुआत है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, लोगों को तुम्हारी जरूरत है। इस वीडियो के एंडिंग में हम देखते हैं कि इस लैब में एक गन फाइट होती है जहाँ कुछ लोग अंदर घुसकर सभी साइंटिस्ट्स को मार देते हैं और ईवा भी खुद को गोली मार लेती है। वीडियो खत्म होते ही इनके सामने से एक दरवाजा खुलता है जो बाहर जाने का रास्ता था। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे ये क्या करेंगे। तभी वहाँ पर गैली आता है, पर वो इन्फेक्टेड था, उसे ग्रीवर ने डंक मारा होता है। गैली थॉमस पर गन तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि मिन्हो उसे मार देता है, पर गन से गोली निकल चुकी थी और वो गोली सीधा चक को जाके लगती है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। चक थॉमस को वो खिलौना देता है और कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स को दे देना। थॉमस कहता है कि नहीं, ये तुम उन्हें खुद दोगे, पर तभी चक अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इन सबको वहां से बाहर निकालते हैं और हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से चले जाते हैं। यहाँ थॉमस, न्यूट, मिन्हो, टेरेसा और बाकी सारे उस मेज को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान में बना था। और साथ ही यहाँ हमें एक झलक दिखाई जाती है कुछ जले हुए बिल्डिंग्स की। अब एंडिंग में हम ईवा पेज को देखते हैं, वो अभी तक मरी नहीं थी और यहाँ वो अपने कलीग्स से कहती हैं कि फेज 2 शुरू किया जाए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, पर ये कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और आप इसे जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।